चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के तीखे हमलों से सियासत में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस खुलकर वोट चोरी के आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना ड्रामा करार दे रही है। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग चीजों को छिपाने और विपक्ष को कोसने का काम कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए अच्छा शिक्षक रखना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी कदम कदम पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपमान करते हैं। चुनाव हारे या जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। ये अर्बन नक्सलवादी विचारधारा है। हाइड्रोजन बम के नाम पर फुस्सी बम फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ दिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके नाम काटे जा रहे हैं, और जो कांग्रेस स्ट्रॉक होल्ड्स हैं, जहां कांग्रेस का बहुत मजबूत स्थिति है, उन बूथ को टारगेट किया जा रहा है। जो वोट की चोरी कर रहे हैं उनका संरक्षण निर्वाचन आयोग दे रहा है। बट एक खेद की बात है, हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग एक जांच स्थापित करे, हकीकत जानने के लिए तह तक पहुंचने के लिए कुछ कार्रवाई करे। वो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं और चीजों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इनका मास्टर बदल दीजिए ना, अपने तो होमवर्क करते नहीं। इनका ट्यूटर कौन है? कांग्रेस वालों, अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो, तो ठीक से पढ़ाए उनको, बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वही कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस वोटों की चोरी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा कितना असर दिखाता है, और क्या वाकई ये बहस लोकतंत्र की सेहत पर सवाल खड़े करती है या महज सियासी शोर बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। एजेंडे में आज चर्चा होगी वोट चोरी के मुद्दे पर। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग कांग्रेस जहां डोमिनेटेड है वहां से वोट डिलीशन का काम कर रही है, वोट चोरी हो रहे हैं, वहाँ कांग्रेस का प्रभाव कम किया जा रहा है और वोट चोरी के मुद्दे पर वो पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव आयोग ने उनका जवाब भी दिया कि आपके आरोपों में कोई दम है तो आप कोई प्रमाण दें, हलफनामा दें, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो ये चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच भी ये खुलकर अब सामने आ गई है। कांग्रेस चुनावी आयोग पर आरोप लगाती है, बीजेपी ये कहती है कि ये हार जाते हैं, ये जनता के बीच नहीं रहते इसलिए चुनाव हार जाते हैं, इनका जनता से वास्ता बहुत दूर दूर का हो गया है, ये असली वजह पर नहीं जाना चाहते, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रहे हैं। राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग, संसद, सुप्रीम कोर्ट, इन सब पर आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री जी ने तो ये तक कह दिया कि हाइड्रोजन बम फोड़ने की बड़ी बात हो रही थी, लेकिन वो बम फुस्सी निकला। कहने का मतलब है कि वोट चोरी को लेकर पूरे देश में एक सियासी तूफान मचा हुआ है। अब ये वोट चोरी का मुद्दा क्या रंग लाएगा, क्या इससे कांग्रेस को फ़ायदा होगा या इसका सियासी एडवांटेज बीजेपी हमेशा की तरह ले जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चर्चा आज इसी पर होगी। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों में कितनी सच्चाई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाना कितना जायज, बीजेपी से क्यों बता रही लोकतंत्र पर हमला, कांग्रेस के अभियान का आगामी चुनाव में कितना होगा असर। तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तावरे जी हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश सक्सेना जी भी हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। डॉक्टर प्रेम व्यास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत अमित जी आपसे कर लेते हैं, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। क्या वास्तव में ये वोट चोरी का जो मुद्दा है ये जनता का मुद्दा बन रहा है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लोकतंत्र के लिए चुनाव जब होते हैं वो देश की जनता के लिए होते हैं, क्योंकि हमारा देश नेपाल की तरह, बांग्लादेश की तरह या श्रीलंका जैसा नहीं है। यदि हमारे देश की जनता किसी सरकार से नाराज़ होती है तो वो चुनावों के माध्यम से उस सरकार को सबक सिखाती है। ये उम्मीद हमारे देश की जनता में है। लेकिन जब इस उम्मीद को ख़त्म करने की कोशिश की जाए, यदि वो एक वोट की भी चोरी हो तो वो चोरी है। कहते हैं ना कि न्यायालय में यदि एक मर्डर किया हो तो भी मौत है और सज़ा है, और यदि 100 किए हो तो भी है। मेरा मानना इस चीज़ में थोड़ा सा अलग है योगी राज जी, कि 3 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं। जब उनसे हलफनामे की बात कही गई, अशोक लवासा जी की बात करें या हमारे मध्य प्रदेश से आने वाले OP रावत साहब की बात करें, आपके चैनल पे भी इंटरव्यू चले हैं, उन्होंने कहा है कि हलफनामे की बात बिल्कुल गलत है। चुनाव आयोग को इसकी जांच करना चाहिए। आपके दिए गए डॉक्यूमेंट लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है राहुल गांधी जी ने, सारे प्रमाण दिए हैं। अभी मैं आपके उस पर देख रहा था कि किसी नेता ने कहा है हाइड्रोजन की बम की बात की जा रही थी, फुस्सी बम निकला। मुझे लगता है शायद वो अध्ययन करते ही नहीं है। कल जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करी तो पहले कह दिया था जिस हाइड्रोजन बम की बात मैं कर रहा था वो ये नहीं है। ये तो लगातार जो हमारे पास जो जानकारियाँ आती जा रही हैं हम आपके समक्ष रखते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इधर उधर की बात नहीं करना चाहिए। राहुल जी जो प्रमाण दे रहे हैं, लाइव दे रहे हैं, सारे चैनल चला रहे हैं, भाई क्यों चुनाव आयोग जांच नहीं करता? क्यों जो मांगे हैं कि वीडियो उपलब्ध कराना चाहिए चुनाव आयोग को, जो उन्होंने सारी लिस्टें मांगी हैं वो देना चाहिए, किसी एक भी बात पर चुनाव आयोग ने हामी नहीं भरी है।
क्यों आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों ये इन्हीं चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल में इस तरीके की बातें आ रही हैं। हमने टीएन शेषन जैसे चुनाव आयुक्त भी देखे हैं इस देश में, जिनकी कस्में खाई जाती हैं, जिनके बारे में कहा जाता था, वो कहते थे कि मैं सुबह के नाश्ते में नेताओं का भोजन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं बात यह है कि चुनाव आयोग जो है वो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर इस देश के चुनावों को हाईजैक करना चाहता है। कर ही रहा है, करना क्या चाहता है, कर ही रहा है। सारे प्रमाण मिल गए। क्यों इस तरीके की बातें भारतीय जनता पार्टी के राज में सामने आ रही हैं? ना कि सिर्फ विपक्ष, ना कि सिर्फ कांग्रेस, कई स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई स्वतंत्र पत्रकार हैं जो इस तरीके की बातें कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये ठीक जवाब लेते हैं डॉक्टर प्रेम व्यास से। जी डॉक्टर साहब क्या बोलेंगे? चोरी तो बहाना है, घुसपैठियों को बचाना है, क्योंकि अच्छा। घुसपैठियों को बचाने के लिए हर तरह का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि वो एक संवैधानिक प्रक्रिया हिस्सा नहीं, हलफनामा देना भी संवैधानिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है। और अगर कहा जाता है कि उन्होंने ऑनलाइन कहा है या जो है मीडिया के सामने कहा है, तो पेगासस को लेके, राफेल को लेकर बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगी थी ना, वो भी तो सब शब्द ऑनलाइन ही कहे गए थे और यहाँ पर भी ऑनलाइन ही कहा गया। तो मुझे लगता है कि सत्यता प्रमाणिकता के लिए हलफनामा देना क्यों नहीं आवश्यक। जब चुनाव आयोग कहता है उनसे कि आप हलफनामा दीजिए, हम विधिवत उसका उत्तर देंगे, तो वो जो है शिवगामिनी देवी जी बन जाते हैं और कहते हैं कि मेरा वचन ही मेरा शासन है और इस तरह से मैं क्यों हलफनामा दूं। और उसके बाद में अभी जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी तो सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रारंभ में कह रहे थे कि 6000 वोट चोरी हो गए, और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्ति की दौर में थी तब कह रहे थे कि अटेम्प्ट टू डिलीट हुआ है। मतलब आप देखिए दोनों बयान कहाँ है। उन्होंने प्रारंभ करा उसको एटम बम से और खत्म करा दिया पुष्प बम से। तो ये आत्मघाती बम जो है वो कांग्रेस के ऊपर ही फोड़ना चाहते हैं और बार बार अपने बयानों के माध्यम से इस तरह के बम को फोड़ने का कार्य कर रहे हैं। 2023 में ईसी ने जब बताया कि उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज की थी जब अटेम्प्ट टू डिलीशन की प्रक्रिया हुई थी, और ईसी स्पष्ट रूप से कह चुका और हर बात का जवाब दे चुका है। मुझे लगता है प्रक्रियात्मक प्रणालियों का उपयोग करके अगर राहुल गांधी जी को लगता है कि उनकी बातों में सत्यता है, वे किसी तरह की घुसपैठियों को बचाना नहीं जा रहे, तो सिर्फ शाब्दिक बयानों से क्यों चाहते हैं? वह कोर्ट जा सकते हैं, बता सकते हैं कि साहब हमने इसी को ये सबूत दिए हैं और ये सबूत के बाद भी इसी कार्रवाई नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उसके पहले अभी देखा होगा ना एसआईआर के समय बिहार में रंजना देवी, उन्होंने कहा रंजू देवी का वोट कट गया, पूरे परिवार का वोट कट गया। अगले दिन रंजू देवी टीवी में पत्रकारों के माध्यम से आई और उसने कहा कि मुझे तो कहा था ये बोल देना और मैंने बोल दिया है। और अभी हालिया की घटने में जिसका व्यक्ति का मोबाइल नंबर दिया अंजनी मिश्रा, वो शिकायत दर्ज करा रहे हैं कि लगभग 300 फोन आ चुके हैं राहुल जी के नंबर प्रदर्शित करने के बाद में और मैं एफआईआर दर्ज करूंगा। तो मुझे लगता है कि एलओपी जैसे संवैधानिक पद पर बैठने के बाद असंवैधानिक बातें करना मुझे लगता है शोभायमान नहीं है। अगर आपके पास तथ्य है, तर्क है, सबूत है, तो उसको विधिवत हलफनामा के माध्यम से प्रदर्शित करिए। अन्यथा जनता के मध्य में जिस तरह के संवाद और अस्थिरता आप लाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तथ्यहीन अराजकता फैलाने का कुंठित प्रयास ना करिए। ठीक, अब देखिए प्रेम व्यास जी ने तो मना ही कर दिया कि ये जो आपके आरोप हैं कांग्रेस के, वो आदमी का नाम बता रहे हैं कि उन्होंने ही मना कर दिया, एफआईआर करा रहे हैं। अमित जी, मुझे लगता है कि मेरे विद्वान साथी जो हैं वो हमारे जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, मैंने बताया जिस तरीके से ओपी रावत जी, अशोक लवासा जी, उन सबसे ज़्यादा ज्ञानी है भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता प्रवक्ता। आपके चैनल पे भी चला है और मैं अपने भाई से कहूँगा डॉक्टर प्रेम व्यास जी से कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, उन्होंने चुनाव आयोग को चलाया है। तो ज़रा उनका बयान सुनिए कि हलफनामा जो है वो देना या मांगना मांगना भी अनुचित है। एलओपी अपने आप में बहुत बड़ा पद है और भारतीय जनता पार्टी हमको ना सिखाए कि एलओपी को किस तरीके से पद को शोभायमान करना चाहिए। वो एक कहावत थी ना कि शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। जब जब चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सामने आ जाते हैं। तो ये सुबह 4-4 बजे गायब हो रहे हैं। प्रेम व्यास जी जवाब देंगे, फिर मैं जाऊंगा प्रकाश जी के पास। प्रेम व्यास जी, नहीं बताइए, पंत साहब शक्तिमान थे या गंगाधर थे? गिल साहब शक्तिमान थे या गंगाधर थे? और टीएन शेषन साहब कार्यकाल समाप्त होने के बाद में गंगाधर बन गए थे, शक्तिमान बन गए थे? और संवैधानिक प्रक्रिया में आपको, मेरे पास आज तो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट
ये संवैधानिक प्रक्रिया हिस्सा है कि आप हलफनामा देके चुनाव आयोग से चाहे जो प्रश्न के सवाल लेके जवाब ले सकते हैं और उसके लिए वो बाध्य होगा। और अगर जवाब नहीं मिलता है ऐसी कंडीशन में आप एससी जा सकते हैं। तो या तो आपको जो है एससी पर विश्वास नहीं है या संवैधानिक प्रक्रियाओं पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मुझे 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड बस। जी, हमारे विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जी ने 3 बार हलफनामा दिया है, आज तक कोई जवाब नहीं आया आपके चुनाव आयोग का। यह आपकी सच्चाई है हलफनामे की, गूगल कर देखिए जरा आपका चुनाव आयोग जो है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप, जो आपने कहा वो बहुत, आप देखिए अखिलेश यादव जी ने कितनी बार हलफनामा दिया है। ठीक, प्रकाश जी क्या वास्तव में ये जो अभी तो अरे अमित जी अभी तो कह रहे थे हलफनामा देना आवश्यक नहीं, संवैधानिक प्रक्रिया में नहीं है। अब ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता है वो। आपने ठीक है, अब प्रकाश जी को इन कर लेते हैं। इसलिए मैंने बताया कि जिन्होंने हलफनामा दिया है आपका चुनाव आयोग उसका भी जवाब नहीं दे रहा है। कोई भ्रमित ना करे अमित जी, ये भ्रमित करने आपका की जवाब है। आप जरा बताइए जब चुनाव आयोग की आप सारी चीजें, वो तो चुनाव आयोग से उसके बाद में एससी गए क्या? वो तो मुझे जवाब नहीं मिला। अखिलेश यादव जी ने दिया है, बताइए ना वो एससी गए क्या? 1 साल से सुप्रीम कोर्ट जाके उन्होंने हलफनामा प्रदर्शित किया क्या कि मैंने जो जवाब मांगे थे मुझे नहीं मिले? भाई उसके बाद की भी तो प्रक्रिया है। ठीक है भाई उसके बाद की प्रक्रिया है ना अमित जी, अगर जवाब नहीं मिलता है तो। ठीक है, प्रेमदास जी में एक बार तो मतलब इसका मतलब चुनाव आयोग जो निरंकुश हो चुका है। अमित जी एक मिनट, अमित जी प्रकाश जी को इन कर लेते हैं। निरंकुश तो सिर्फ राहुल गांधी जी है, बाकी सब निरंकुश है पूरे सेकंड दौर में और आऊंगा मैं आपके पास। प्रकाश जी, वास्तव में जो पूरा मसला चल रहा है, पूरा मतलब देश भर में राहुल गांधी इस बात को लेकर हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट तो कुछ ऐसी है कि बिहार में तो तेजस्वी यादव का काम हो लगाया है राहुल गांधी वहाँ जाके वोट चोरी करके। और क्या वास्तव में ये जो भले ही कैसे ही चार्जेस हो, वो आरोप जो लगा रहे हैं, ये डिलीशन, इंडक्शन या जो कांग्रेस शासित या कांग्रेस प्रभावित इलाकों में वोट कम कर देना, ये क्या संभव है? और यदि ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो कर्नाटक की जो आनंद का जो उन्होंने जिक्र किया, वहां से तो खुद उनका सांसद वो जीता है, कैंडिडेट जीती भी है। हाँ, जहाँ के मामले उठाए, सवाल जीत हार का है नहीं, सवाल है पारदर्शिता और प्रक्रिया का। और यदि कोई सवाल उठा रहा है तो चुनाव आयोग को पारदर्शी होना चाहिए, क्योंकि जब से एसआईआर की प्रक्रिया चालू हुई है तब से मामला और तेजी से बढ़ा है। तो मुख्य चीज है कि इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से पावर दी गई, निरंकुश बनाया, पहले इस तरह के टकराव होते नहीं थे। सवाल उठते हैं, हलफनामे की जरूरत नहीं होती है, आपको शंका को दूर करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मेन जो संस्थान है वो इलेक्शन कमीशन। यदि इलेक्शन ही पारदर्शी नहीं होंगे तो लोगों का लोकतंत्र से भरोसा उठ जाएगा। तो आपको विनम्रता से उसके आंसर, जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसके उत्तर निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। तो अब यदि इस मुद्दे की कहीं सुनवाई नहीं होगी तो अब ये लड़ाई आ गई जनता के बीच में परसेप्शन की। सत्ता पक्ष अपना परसेप्शन तैयार कर रहा है और विपक्ष भी अपना परसेप्शन तैयार कर रहा है। अब जो चुनाव आयोग का जो जवाब आया था, चुनाव आयोग जो कहना चाह रहा है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि जिस लिस्ट के आधार पर राहुल गांधी ने ये सब बखेड़ा खड़ा किया, वो लिस्ट तो चुनाव आयोग की थी नहीं, वो तो एक प्राइवेट संस्था की किसी की थी, उसको लेकर उन्होंने आंकड़े जारी किए। फिर जो कल कर्नाटक वाला जो मामला आया, उसमें भी चुनाव आयोग कह रहा है कि जो 6081 जो वोट की बात कर रहे हैं, ऐसा डिलीशन वहां हुआ ही नहीं। तो इसलिए हो सकता है शायद चुनाव आयोग उनको जवाब नहीं दे रहा हो, या वो जो बार बार हलफनामे की बात कर रहा हो। अमित जी आपके पास भी आऊंगा एक मिनट में। नहीं, चुनाव आयोग ने माना है ना कि उन्होंने भी एफआईआर दर्ज की थी, उन्होंने शिकायत दर्ज की थी, मतलब कुछ तो हुआ था। तो जो कुछ तो हुआ था उसकी जांच तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक। डॉक्टर प्रेमव्यास जी, चुनाव आयोग क्यों जवाब नहीं दे रहा साहब, क्यों छुपाना चाहता है? एक बार करना, जवाब दे दे तो ये मामला खत्म हो जाए। नहीं, अभी जब राहुल जी ने आरोप लगाया, चुनाव आयोग ने स्पष्ट उन्होंने कहा कि फॉर्म 7 के बिना किसी भी स्थिति में डिलीशन नहीं हो सकता। राहुल गांधी जी कह रहे डिलीशन हो सकता है। भाई कोई भी चुनाव आयोग की साइट में घुसकर डिलीशन कैसे कर सकता है? और ऑनलाइन तो डिलीशन संभव ही नहीं है, क्योंकि फॉर्म 7 फिलअप करने के बाद में ओटीपी आता है और उसकी पूरी प्रक्रियात्मक प्रणाली है। अगर वोट डिलीट होता है, और राहुल जी तो स्वयं बाद में मना कर गए ना, जब उनसे कहा, शुरुआत में कह रहे थे 6000 वोट डिलीट हुए, उसके बाद में स्वयं मना कर गए कि अटेम्प्ट टू डिलीट हुआ है। इसीलिए तो मैंने कहा कि वो बम जो लेके आए थे वो खुद ने झूठ साबित कर दिया। उसके बाद में जो राजन्ना साहब थे
इनके मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ भी वोट कट है और उन्होंने खिलाफत करी तो शाम तक उनको पद से हटा दिया। भाई 89 लाख के आसपास वोट तो खुद कांग्रेस के कहने से बिहार में कटे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आवेदन करा था, उसके पहले कर्नाटक में करा था। तो जहां जहां वोट कटे क्या वहां चोरी हुई है? भाई वोट का कटना क्या चोरी कहलाता है? और अगर चोरी कहलाता है तो आपके कर्नाटका के जो एक मंत्री है नांदेगौड़ा, उनका वोट जो है वो उनका चुनाव रद्द कर दिया हाई कोर्ट ने। और बीबीए की याचिका पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। एक और याचिका जब लगाई थी वोट चोरी की, उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। तो मुझे लगता है बिना साक्ष्यों के साथ में इन्हीं लोगों के माध्यम से आप साक्ष्य प्रस्तुत कर देते। अच्छा, उसको मान लो उसको वोट चोरी ना कह सकते हैं? गड़बड़ी तो हो रही है चुनाव आयोग में। नहीं, अगर मान लो अटेम्प्ट किया गया था तो उसके बाद सीआईडी को ईसी ने, और अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि हुआ है, अटेम्प्ट करने का प्रयास कोई भी कर सकता है, लेकिन अटेम्प्ट करने के बाद भी डिलीशन की प्रोसेस ना हुई है, यह प्रदर्शित करता है कि चुनाव आयोग किस तरह से कार्य कर रहा है। और तुरंत उसके बाद चुनाव आयोग ने शिकायत सीआईडी को करी। ठीक, बोलिए अमित जी। देखिए, ये आखिर क्यों बात ये सामने आई, मैं आपको बताता हूँ। इस देश की जनता में, पूरी दुनिया में कि ये चोरी की सरकारें चला रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले जब मुख्य चुनाव आयुक्त जो है, हाँ प्रेमव्यास जी, मैं आऊंगा आपके पास। आपको आपत्ति है, लेकिन मैं फिर कहूंगा वही बात। आपको आपत्ति हो, लेकिन मैं वही बात कहूंगा। मैं पहले बात कहूंगा। प्रेमव्यास जी अमित जी को बोलने दें, फिर मैं अपनी बात पे अडिग हूं। हाँ बोलिए। दूसरी बात यह है कि इनके मन में चोरी है। क्यों ऐसा हुआ कि जब पहले मुख्य चुनाव आयोग जो है वो चुने जाते थे तो उसमें एक प्रधानमंत्री होते थे, एक नेता प्रतिपक्ष होता था और एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे। इन्होंने अपना एक नया कानून ले आए कि प्रधानमंत्री होंगे, एक कैबिनेट मंत्री होंगे, एक नेता विपक्ष होंगे। तो 2-1 से तो आप वैसे ही जीत गए। भाई आपको क्या जरूरत थी? निष्पक्षता कहां रह गई? आपका जिसको आप लेकर आए वो तो आपके हिसाब से चलेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री और आपके जो कैबिनेट मंत्री हैं वो जिसको चाहेंगे उसको बिठा देंगे। क्यों हटाया आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को? ठीक, प्रेमव्यास जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फिर मैं प्रकाश जी के पास जाऊंगा। देखिए, मुझे सबसे पहले तो आपत्ति है देश की अगर स्वतंत्र संवैधानिक संस्था अपना कार्य करती है और संपूर्ण पृथ्वी का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है और सब पूरी सजगता के साथ में कार्य करे, अगर उसमें वोट इस तरह के चोरी की बात कहेंगे तो इसके पहले तो 2014 के पहले तो आप सरकार में थे जब प्रथम बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। उस समय आपके 44 जो है सीट्स आई थी। तो बताइए उस समय आप चोरी कर रहे थे। उसके बाद में आपकी जो है 52-54 सीटों के आसपास आई। उसके बाद आपकी 99 सीटें आई। आप कई राज्यों से गायब हो गए और उसी के पहले तो आप लगातार 10 सालों तक सत्ता में थे। और उसके बाद में आपने कहा प्रक्रियात्मक प्रणाली, तो मुझे बताइए एक जज साहब थे, वो तो एडवोकेट भी नहीं थे, उनको सीधे चीफ जस्टिस बनाया गया। बहरुल इस्लाम साहब, उनको पहले जस्टिस, उसके बाद सांसद, उसके बाद फिर से जस्टिस, चीफ जस्टिस। बताइए कौन सी प्रक्रियात्मक प्रणाली का आप पालन करते थे? आज तो पारदर्शी प्रक्रिया है। अगर आपत्ति है विपक्ष को तो आपत्ति दर्ज करा सकता है। और दूसरा मैंने कहा ना, टीएन सेशन साहब के बाद में, पंत साहब के बाद में कौन सी प्रणालियों का उपयोग किया गया? आज तो चुनाव आयोग स्वतंत्र रूप से कह रहा है कि आप हलफनामा दो, हम जवाब देने के लिए बाध्य है। लेकिन आप जो है शिवगामिनी देवी बनकर बनी बैठे हैं बाहुबली की तरह कि जो है मेरा वचन ही है मेरा शासन। तो मुझे लगता है इस तरह से कार्य नहीं होता ना। कार्य एक प्रणाली होती है, प्रक्रिया होती है, उसके तहत होता है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि जितने सवाल चुनाव आयोग से हम लोग पूछते हैं, राहुल जी पूछते हैं, सब पूछते हैं, तो चुनाव आयोग दे ना दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बिल्कुल तत्परता से जवाब देते हैं। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दोनों का एक मिलन का, क्योंकि और कोई पार्टी नहीं है देश में, इनके सहयोगी भी हैं, नीतीश कुमार जी, वहां से कोई आवाज नहीं आती, चंद्रबाबू नायडू जी के यहाँ से कोई आवाज नहीं आती। दूसरी बात, एक बात और बोलना चाहूंगा कि बार बार ये बात होती है कि वो कागज जो है वो चुनाव आयोग के नहीं थे, चुनाव आयोग ये बोल रहा है। मैं तो आपके चैनल्स पे बैठकर चैलेंज दे रहा हूं, एक बहुत छोटा सा कार्य करता हूं कि यदि राहुल जी ने कोई भी बात गलत करी है तो आप एफआईआर क्यों नहीं करते? 56 इंच की सरकार है आपकी, क्यों एफआईआर नहीं करते? आप गिरफ्तार करिए सबको, हमको गिरफ्तार करिए, राहुल जी को करिए, जितने नेता बोल रहे हैं उनको करिए, जितने सोशल मीडिया पे आम जनता बोल रही है उसको करिए आप। ठीक बात, फिर वो गिरफ्तार करेंगे तो फिर आप कहोगे साहब आप करिए, फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर माफी मांगेंगे। नहीं, आप करिए ना। चलिए प्रेमव्यास जी एक लाइन आप भी बोल दीजिए, फिर समय हो रहा, मैं जाऊंगा सक्सेना जी के पास। देखिए हिट एंड रन क्या होता है? चुनाव के पहले कहा गया कि 150 डीएमओ को फोन लगाया गया, जब पूछा गया लिस्ट दी है तो नहीं दी। उसके बाद में आप कह रहे पकड़िए, तो ऑलरेडी 3 बार माफी मांग चुके हैं
और उसके बाद में अगर संज्ञान में आएगा ठीक है। मामला, उनसे कहा है प्रूफ देने के आपको लिए। शायद दीजिए। सावरकर जी, जी समय वाला तक। बयान याद नहीं है। अभी जी। उनने कहा था मैं राहुल गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी अरे तो- मांगू। आप लोग अरे शायद भूल उसके जाते बाद हो इस बात सावरकर जी को। पे बयान देने के लिए माफी फटकार वीर पड़ी, नहीं आप भूल है, गए। अंग्रेजों उन्होंने कहा अंग्रेजों से है मिले हुए कि लोग किसी नहीं है भी साहब, क्रांतिकारी ये के ओरिजिनल खिलाफ देशभक्त लोगों की अशोभनीय पार्टी भाषा है का ये। प्रयोग अगर किया गया, अंग्रेजों के तो रहमो कोई करम पे बनी हुई मिलेगा। पार्टी नहीं है। ये ठीक है, कोर्ट ने ठीक है, कहा ठीक है। मैं चाह रहा और था कि उसके प्रकाश जी बाद भी इन हो आदरणीय जाए। राहुल गांधी जी का एक भी वक्तव्य सावरकर जी के खिलाफ नहीं आया है, ठीक क्योंकि है। कोर्ट ने फटकार दिए है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समय इतना ही था। मैं तो चाहता था कि एक उनका प्रकाश जी का भी एक स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन फिलहाल इस वार्ता को यहीं विराम देना पड़ेगा क्योंकि वक्त की बंदिशें हैं। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।